मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए काम ही नहीं किया। अगर कोई अपने हकों की आवाज के लिए खड़ा है, अपना बिजनेस छोड़ के वहाँ पहुंच जाता है। मोदी जी को अपनी टीम को भी बोलना चाहिए कि तुम लोग है ना, सबसे पहले एंटी नेशनल बोलना बंद करो लोगों और लोगों को गालियां बकना बंद करो। सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? आज के दिन में ये सबसे बड़ी गाली है। अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो राइट है सबका। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ बोलना है तो आपको किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी पार्टी की अंधभक्ति इस देश के लिए खतरा है। जो बीजेपी आईटी सेल में बैठे हैं ये लोग ही तो हैं। ये लोग कौन है? ये लोग ही तो फेक न्यूज फैला रहे हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ में सुमन। जैसे कि हम पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का चलन जो है वो बहुत ज्यादा यूं कहें कि बढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगे हैं। और अगर एक एवरेज टाइम देखा जाए तो लोग 4 से 6 घंटे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर जो है, हम यूं कहें कि जेनजीज की जनरेशन है जिन्होंने सोशल मीडिया पर भार संभाल लिया है जनता को हर चीज की अपडेट देने का। लेकिन इसके साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ही अपडेट लेते हैं हर चीज की, हर जगह की, तो ध्यान रखें कि डीप फेक जो कंटेंट है उनसे बचें और जो एआई से जो बनते हैं कंटेंट्स उनसे बचें। क्योंकि जो सत्यता है, जो तथ्य है, उनकी जांच के बिना अगर हम किसी खबर को सच मान लेते हैं तो वो वही बात हो जाती है कि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। अभी हमारे साथ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़ चुके हैं जिन्होंने बहुत यूं कहूंगी कि कम एज में बहुत सारे फॉलोअर्स अपने साथ में जोड़े हैं। उन्होंने जेनजीज के प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, उसको बहुत अंदर से देखा है। उन्होंने अभी जो राजस्थान के अंदर शुभम रेवाड़ राजस्थानी भाषा को लेकर छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर जो संघर्ष कर रहे थे उनको करीब से देखा है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उस प्रोटेस्ट के बारे में और इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें। मिलते हैं मोंटी जाट से। स्वागत है सर आपका न्यूज 21 में। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की, उसके ऊपर आपके 74 के फॉलोअर्स थे। जी जी तो कितना टाइम लगा सर इतने फॉलोअर्स जोड़ने में? मैम, फॉलोअर्स तो मैं 2023 से कंटेंट बना रहा हूँ। अच्छा। और पहला जो मेरा कंटेंट बनाना शुरू जब मैंने किया था तो मेरा होम टाउन है मालपुरा। मालपुरा जिला बनाओ आंदोलन हमने शुरू किया था, तो वहां से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। हम्म। और अभी तक है जो 74 के हुए हैं मेरे इसमें इंस्टाग्राम पे। मतलब 3 साल? हाँ, 3 साल लग गए, लेकिन मैं लगातार एक्टिव भी नहीं था। हम्म। जब कभी कोई जैसे प्रोटेस्ट हुआ या फिर अ, कभी कुछ हुआ जहाँ पर कुछ सोशल वर्क हो रहा है जी या कुछ ऐसा हो रहा है, तभी हम लोग एक्टिव हो पाए, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है तो उसको भी मुझे संभालना पड़ता है। जी जी। मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है जयपुर में। ओके। जी जी। और वैसे भी सर, जैसे आज के युवा हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं। तो कभी जिंदगी में ऐसा पड़ाव भी आया? नहीं नहीं, फॉल एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए काम ही नहीं किया मैम। क्योंकि अगर फॉलोअर्स के लिए मुझे काम करना होता हम्म। तो मैं लगातार मैं उस पे अपडेट रहता, हम्म। एक्टिव रहता। जी। क्योंकि जब जब मुझे लगा कि हाँ यार, अब मुझे साथ में लगना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अपने हकों की मांग के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। जैसे मालपुरा से मैंने स्टार्ट किया था, वो भी प्रोटेस्ट ही था जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो ऐसा माने कि आप प्रोटेस्ट ही कवर करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मतलब अधिकतर प्रोटेस्ट में, अगर कोई अपने हकों की आवाज के लिए हम्म। खड़ा है हम्म। तो मैं अपना बिजनेस छोड़ के वहां पहुंच जाता हूँ। उनको सब। मतलब 1 साल तक मैं जयपुर में, मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री भी है, मेरा स्टोर भी है। मैं उसको छोड़ के वहां पर मालपुरा में था प्रोटेस्ट के लिए लगभग 7 महीने तक। सर कहना चाहूंगी शायद यही वजह है कि आपको जनता का इतना प्यार मिला है। आपने 3 साल में 74 के फॉलोअर्स जोड़ लिए हैं अपने साथ में। शायद ये आप जो उनके हितों की बात करते हैं तो जनता का प्यार है जो वो आपसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूंगी, आप शॉप भी, जैसे कि आपने बताया क्लोथिंग का बिजनेस है आपका, उसके साथ में आप कंटेंट भी बनाते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस कौन सा कंटेंट रहता है? मेरा आप मोस्टली प्रोटेस्ट की तो बात कर ली अपनी, हाँ, इसके अलावा सर? मेरा मोस्टली क्या होता है कि जब हम शॉप पे होते हैं हम्म। तो क्या होता है, रीच कम होने लग जाती है ना। तो अच्छा। हर कंटेंट क्रिएटर को क्या है कि रीच की तो रहती ही है, जी देखो। बिल्कुल। तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ शॉप से रिलेटेड वीडियो डाल दिया हम्म। या फिर कोई कॉमेडी का वीडियो बना के डाल दिया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसे भी हम ऑडियंस के साथ मतलब कनेक्टेड रहते हैं।
बीच में सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे जो युवा जनरेशन के लोग ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप उनको एक संदेश दीजिए कि उनको ऐसा क्या कंटेंट है जो बनाना चाहिए कि उनसे डिप्रेशन भी नहीं आए उन लोगों के अंदर, उनके फॉलोअर्स अगर कम हो रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, डिप्रेशन नहीं आ रहा, क्या कंटेंट बनाए जो उनको हेल्प करे अपनी रीच बढ़ाने में। देखो, कंसिस्टेंसी जो है ना, जी। वो सबसे जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट हो तो आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो रहे हो, चलो मैं इसी चीज से एक चीज बता देता हूँ जो मैं मेरी जिंदगी में फॉलो करता हूँ, जिस चीज को, जी। जैसे आप अपने दोस्त को याद करते हो हम्म, तो अभी याद करोगे चाहे 3 साल तक आपसे उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल। अभी आप याद करोगे, उसको फील करोगे ना अगर 5 मिनट भी, हम्म, तो या तो 2 दिन में आपको मिल जाएगा या उसका कॉल आ जाएगा, टेलीपैथी। है ना। हाँ, हाँ। तो हमारी जो थॉट्स है ना, वो जी। कहीं ना कहीं हमेशा काम कर रही होती है। हाँ। लोगों को, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। हम्म, तो हमारी जो थॉट्स है वो काम कर रही होती हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हो, मतलब हम्म, नेगेटिव सोच रहे हो, हम्म, तो आप माइनस में जा रहे हो, गर्त में हम्म। जा रहे हो, आप नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर। अट्रैक्ट कर रहे हो। जी, जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर हम कोई भी काम करते हैं, जी। तो जो भी हमारे पास, जो भी हमें मिल रहा है, अगर 1 लाइक भी आ रहा है, अगर एक व्यू भी आ रहा है ना, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं हमेशा इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपके पास में यहाँ पर आया, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू आपके साथ में हो रहा है। नहीं सर, हमें भी बहुत खुशी हुई, हमारी युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़े, उनको कुछ जानने का मौका मिले, हम इसीलिए यहाँ पर हैं। जी। एक बात बताइए सर, सच्चा राष्ट्र भगत कौन है? सच्चा राष्ट्र भगत वही है जो मैंने आपकी एक रील देखी थी। सच्चा राष्ट्र भगत, कौन सी रील देखी थी आपने? सच्चा राष्ट्र भक्त कौन है? उसपे आपने एक कंटेंट बनाया हुआ है कि जिसको एंटी नेशनल घोषित कर हाँ, दिया जाए। अभी आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो भी, अगर कोई भी सरकार से सवाल कर रहा है ना, हम्म, तो या तो मतलब कई दोस्त भी बोल देते हैं, हम्म। जो मतलब उनको लगता है ना कि यार सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए, हाँ। उन वो मतलब एंटी नेशनल ही बोल देते हैं सीधा सीधा। अच्छा। और ये आज के दिन में ये सबसे बड़ी गाली एक भारतीय इंसान के लिए, अगर मुझे कोई एंटी नेशनल बोल रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी गाली। बिल्कुल। सरकार से मैम, सरकार से सवाल पूछना, कोई कोई राष्ट्र, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं मैम, हमने चुना है। बिल्कुल। अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल अधिकार है हम। बिल्कुल। हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? किससे करेंगे? हमने ही तो चुन के भेजा है। बिल्कुल। अगर फिर हम हमें ही अगर एंटी सवाल पूछने पे ही अगर एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए, जी। तो फिर ये कहाँ, बल्कि मंत्री तक लोग, जो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग तक भी बिना किसी रिसर्च के लोगों को एंटी नेशनल बता रहे हैं, बिना किसी एविडेंस के एंटी नेशनल बता रहे हैं। ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ मैम। सर अपन जैसे अब एंटी नेशनल की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन जेंजी प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं सर, हम्म। उसमें मैंने आपको देखा है, आपने खूब सपोर्ट किया उन लोगों को। तो उसके अंदर मैंने आपकी एक रील भी देखी थी उस बीच हम्म। में कि आपने लिखा हुआ था कि प्रोटेस्ट को मैंने सपोर्ट तो कर दिया, अब बीजेपी ने मेरी शौक का बहिष्कार कर दिया। तो वो क्या था? एक्चुअली मेरे पास है ना कुछ मैसेजेस आए थे और कमेंट्स भी आए थे। जी। हालांकि मेरी 7-8 रील डिलीट हो चुकी हैं। अच्छा। मैसेजेस भी आए थे कि मतलब डराने की कोशिश थी कि हम तेरी शॉप पे नहीं आएंगे, और कई लोग हैं जो नहीं भी आ रहे हैं, ऐसा भी है। अच्छा, ये और मतलब छोटे शहरों में भी हम ये देख रहे हैं। हाँ, मैं जयपुर में ही है मेरा, तो ये हाँ। तो बड़ा ही शहर हो गया। हाँ, राजस्थान में तो बड़ा ही शहर बड़ा है। ही शहर हो गया, तो यहाँ पर भी मतलब इस माइंडसेट के साथ में अगर ये हो रहा है तो। अब सर मैं ये जानना चाहूंगी जेनजी प्रोटेस्ट जो था आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या नजरिया? मैम, मेरा नजरिया ये है कि सर इसमें क्या है कि मेन तो अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोटेस्ट किया गया। लोग कह रहे थे कि यार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से क्या फायदा हो जाएगा। हम्म, चलो, फायदा कुछ भी नहीं होगा, मान लेते हैं, हम्म, लेकिन ये मतलब सरकार को अकाउंटेबल बनाया कम से कम। हम्म, अब भी क्या है कि कुछ भी हो रहा है, हम्म, उसका जिम्मेदारी कोई है ही नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही, हम्म, लोगों की वीडियोस तो सामने आ रही हैं। हालांकि प्रूफ हम नहीं दे सकते, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम्म, इतना फेक नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता। हम्म, जितने वीडियोस, जितने जो मैकेनिक लोग हैं वो बता रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जी, कम से कम इस प्रोटेस्ट के बाद में ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना, हम्म, जिसको भुला दिया गया था, हम्म, ये वापस से मुख्य धारा में आएगी।
और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जेनजीस प्रोटेस्ट जब सफल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे भारत के, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद में कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राजस्थान में प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है और सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग बागों का जो डर है ना वो खुल गया एक तरह से। तो हम अगर इसको दूसरे नजरिए से देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जेनजीज का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में उनको तो एक विचारधारा ही मिल गई कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ भी प्रोटेस्ट कर लो, वहां भी प्रोटेस्ट कर लो। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो राइट है सबका। हाँ, कोई भी प्रोटेस्ट अपने करना राइट है, जायज बात को लेकर कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन सर ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जायज है या नहीं है? मैम आप सहमत नहीं हो किसी चीज से, हम्म। आप सहमत नहीं हो तो आप ही डिसाइड करोगे ना। आप अपने किसी चीज से सहमत नहीं हो तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। हर बात के दो पक्ष होते हैं ना। किसी चीज से मैं सहमत होंगी, आप नहीं होगी, तो क्या फिर प्रोटेस्ट करें उस पर? नहीं, हाँ प्रोटेस्ट करो ना। अच्छा, असहमति कौन जता रहा है बताओ ना, आप कौन जताएगा असहमति? एक पार्टी उसको भी तो राइट है, जो असहमति जता रहा है ना उसको भी राइट है। अगर जैसे मान लो वो कोई चीज पे प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे मान लो कोई भी विचारधारा का इंसान पीसफुल तरीके से अपनी बात को रख रहा है, तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उस पर उंगली उठाऊं। अगर सरकार को लगेगा कि हाँ यार जायज बात है तो सरकार मानेगी, और लोगों को लगेगा कि जायज बात है तो लोग भी साथ में लगेंगे उसके। लगेंगे नहीं लगेंगे? हाँ, जैसे तो हमने जेनजी प्रोटेस्ट में देखा। वही बात है, तो जायज और नाजायज बात तो हम खुद ही डिसाइड करेंगे ना। जायज और नाजायज वाली बात ही नहीं है, अगर नाजायज भी होगी तो जनता रिजेक्ट कर देगी, उसको साथ ही नहीं लगेगी। तो ऐसा ऐसे नहीं लग रहा कि जनता को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया है इसके बाद से? कैसे जनता को? जनता ही सर्वोपरि है मैम, जनता डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपकी बात सही है, सर्वप्रिय है, लेकिन बहुत सारी रणनीतियां जो है, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी बहुत सारी रणनीतियां वो इतना सोच समझ के बनाते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो दूरगामी होता है, वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। मैम 12 साल से तो कितना दूर भेजोगे आप? 2047 तक भेजने लग गए अब तो। अब एक बात बताओ मैम, E20 जो पेट्रोल 2023 में लाया गया, E20 का, इन्होंने एकदम ही E20 का 20% इथेनॉल मिला दिया। अब जो 2023 से पहले गाड़ियां खरीदी गई थी, बिल्कुल है ना, वो जो कंपेटेबल नहीं है E20, उनमें तो दिक्कत आएगी ही। कम से कम ऑप्शन देना चाहिए था गवर्नमेंट को, अगर साथ में रख भी रही है तो ऑप्शन देना चाहिए था साथ में कि आप ये पेट्रोल भी खरीद सकते हो। लेकिन अभी ऑप्शन है 100% प्योर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है मैम 170 रुपए लीटर। उसको कौन खरीदेगा? इतनी का इनकम है इंडिया में भी, मिडिल क्लास फैमिली की बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी सर। इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें उपद्रवी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा थे। नहीं, उपद्रव का तो किसी ने समर्थन किया नहीं। उपद्रवी जो लोग हैं उनका मैं भी समर्थन नहीं करता, और उपद्रव नहीं होना चाहिए कहीं भी। लेकिन जब पीसफुल कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उस पे लाठीचार्ज पहले पुलिस वालों की तरफ से किया गया, उसके बाद में अगर यहाँ पे बीच में टोकना चाहूंगी, जो जंतर मंतर पे जो हुआ, जो महिलाओं के साथ में जो हुआ, जो पुलिस वालों की तरफ से महिलाओं के ऊपर जो है हाथापाई पुलिस वालों ने की, उसका हमने अपने चैनल के माध्यम से उसकी घोर निंदा की। उसके बाद में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या हर मीडिया को एक ही तराजू में तोलना सही है? नहीं, हम जेनजी प्रोटेस्ट में पहुंचे, हमें गोदी मीडिया कह के वहां से हटा दिया गया, तो अगर जेनजी आपको जी सर, अच्छा, जबकि मैंने जंतर मंतर से लाइव लेके घोर निंदा की है उन सब चीजों की जो वहां पे हो रही थी, तो अगर जेनजी इतने अवेयर हैं, वो सोशल मीडिया पे इतने अवेयर हैं, तो क्या उनको चैनल देखना नहीं चाहिए कि कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? हुआ क्या, अभी देश में है ना एक धड़ा है, बहुत बड़ा धड़ा, जो अभी जो मीडिया चैनल्स हैं जिनको गोदी मीडिया कहा गया है, आपके बारे में नहीं कह रहा मैं, आप अच्छी न्यूज दिखाते हो, और जिनको गोदी मीडिया कहा गया है तो उससे लोग नाराज हैं। तो जो सही लोग सही काम कर रहे थे वो भी वहां पर उस चीज से वहां पर उनको भी झेलना पड़ा। मैं मानता हूँ बहुत सारे जो चैनल्स है जैसे अजीत अंजुम जी हैं उनको भी झेलना पड़ा, उनको भी जनता ने उनके सामने भी वोटिंग की, गोदी मीडिया के नारे लगाए। तो हालांकि वो गलत था। और देखो मेरा ये मानना है, कोई भी मीडिया है, अगर चाहे गोदी मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो उसका रिपोर्टर अगर ग्राउंड में है तो उसके साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, वो उसका धर्म है। बिल्कुल, रिपोर्टर अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, वो अपना काम कर रहा है
और उसके बस की भी नहीं है कि क्या नैरेटिव सेट करना है आगे। और उसके बस की ये भी नहीं है कि आगे क्या चलेगा। वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है और मेरा ये मानना है कि किसी के खिलाफ ऐसे नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। जी। इसके साथ सर एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कि आपने वो तो बता ही दिया कि शॉप का बहिष्कार हुआ, आपको धमकियां भी मिली, तो आपको क्या लगता है कि ये अगर आप ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं या जो भी सरकार के विरोध में जो चीजें उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या फ्यूचर में दूरगामी परिणाम जो है इसके भुगतने पड़ सकते हैं आपको? जैसे कभी कह रहे डर हैं, लगा? मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं जिस दिन मैंने खिलाफ बोलना शुरू किया था ना, जब जो जायज बात है उनके खिलाफ, जी उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि अगर आपको इस देश में बीजेपी या मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है जी। उसके खिलाफ बोलना है, हम्म। तो आपको किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैंने स्वीकार कर लिया था। कहाँ से आया सर ये जज्बा? मैम जज्बा ना कि मेरा शुरू से ही प्रोटेस्ट से नाता रहा है। मैंने मतलब 12th क्लास में मैं पढ़ता था, हम्म। तो मेरे को जो गलत चीज़ें थी, वहाँ जी। पर भी मैंने 12th क्लास में भी हमारे मालपुरा की जो सरकारी स्कूल थी, वहाँ पर भी मैंने प्रोटेस्ट किया। फिर हाँ जब मैं हाँ बीटेक कर रहा था, हाँ। सेकेंड ईयर में था, जी। तो हमारे मालपुरा में किसानों के खिलाफ कुछ साजिशें हुई। तो मैं बीटेक कर रहा था चित्तौड़गढ़ में, अच्छा। वहाँ से मैं वापस आया मालपुरा। वहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया। फिर मालपुरा जिला बनाओ की आंदोलन की बात आई। मैंने ये नहीं देखा कि सामने कौन सी सरकार है, हम्म। मालपुरा जिला बनाओ की बात हुई, आंदोलन हुआ। हम्म। तो उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। लोग अच्छा। कहते हैं तू बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। हमने कांग्रेस सरकार के भी खिलाफ तो प्रोटेस्ट जो किया है। सत्ता में इस समय चल रहा है उसके खिलाफ हम क्या? पूछेंगे, हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा राइट है, हमारा बिल्कुल। लीगल राइट है। अभी अगर सरकार बीजेपी की तो है तो हम सवाल कांग्रेस से थोड़ी ना कर सकते। हाँ, रांची को सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं तू वहां नहीं गया, तू ये नहीं करा। लोगों के पास कहने की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों ने, जो लोग ये बोल रहे हैं कि तू रांची नहीं गया, उन लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था क्या? नहीं, नहीं किया। लेकिन होता है, ये सब चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। जी। समाज जो है दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है अभी देखें तो। किसी भी पार्टी की अंधभक्ति इस देश के लिए खतरा है, चाहे वो वो बीजेपी किसी भी हो। देश के लिए खतरा हाँ, चाहे वो बीजेपी की अंधभक्ति हो, अगर कोई कांग्रेस की अंधभक्ति कर रहा है तो वो भी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें अंधभक्ति से बचना चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसके लिए हमें कैसे ये साफ सुथरी बने, इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और नई पीढ़ी तो आप देख ही रहे हो, है। कोई भी न्यूज आती है उसका फैक्ट चेक करती है, बिल्कुल। समझदार है, जल्दी से मतलब ब्रेन वॉश नहीं होती है। तो ये चीजें, बहुत सारी सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं तो अभी। सर आपने इतने प्रोटेस्ट किए हैं, जैसे कि आपने बताया 12th क्लास से प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो जब वो प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि हार का भी सामना करना पड़ा है? मैम, हार का सामना तो कभी नहीं करना पड़ा। मालपुरा में भी हम लोग जब प्रोटेस्ट किया, 7 महीने तक आंदोलन किया, अच्छा। मालपुरा जिला बनाओ आंदोलन के लिए। वहां पर भी मेरे कुछ साथियों ने अनशन किया 15-17 दिन का। और वहां पर भी मालपुरा को जिला घोषित किया गया था लास्ट में। अच्छा। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उसने वापस हटा दिया। तो अभी जो शुभम रिवाड़ का जो प्रोटेस्ट था, जो उन्होंने अनशन करा था, उसको किस नजरिए से देखते हैं सर? शुभम रेवाड़ का जो प्रोटेस्ट था, वो बहुत सही मानता हूँ मैं। मतलब कि हमारी ये जो राजस्थान है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मुख्य यूनिवर्सिटी राजस्थान की राजस्थान यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। इसमें मराठी भाषा केंद्र खोले जा रहे थे। मैं हम्म। उसका आदेश पारित हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये तो, आप अगर आपको बोलो, आप अगर आपसे पूछा जाए, किसी से आपसे पूछा जाए ये चीज जी। कि राजस्थान में मराठी भाषा को मान्यता देने का मतलब क्या है, पढ़ाने का मतलब क्या है, क्या राजस्थान में राजस्थानी को मान्यता दे दी गई है? नहीं ना। तो वो बिल्कुल जायज प्रोटेस्ट था और शुभम ने बहुत अच्छा संघर्ष भी किया। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है। तो ये आश्वासन जो मिला है लिखित में मिला है सर? नहीं नहीं, लिखित में नहीं मिला, वैसे ही मिला है। तो अभी आगे की रणनीति क्या आपके अनुसार क्या है उनकी? आगे की रणनीति तो वही तय करेंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं तो उनके साथ लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। आज लक्ष्य राज भी वो समाधि ले रहे थे, भू समाधि ले रहे थे। लक्ष्य राज, लक्ष्य हाँ राज लोहानी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो तो उनपे भी लाठीचार्ज हुआ ना। हाँ आज ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। लाठीचार्ज हुआ, अभी मैंने देखा। तो सर यहाँ तक का सफर कैसा रहा? कहाँ तक का?
आप 2023 से लेके 2026 में हम पहुंच गए हैं। आपने जब से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उसमें आप प्रोटेस्ट में ही रहे ज्यादातर। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी सर कि हमारी पब्लिक भी ये समझे कि अगर आप अपने हकों की बात करते हैं तो क्या झेलना पड़ता है और किस बात से आपको डिमोटिवेट नहीं होना। देखो, हकों की बात के लिए पहले बात तो ये होना चाहिए कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें है ना, तो आप डटे रहो मैदान में, आपके साथ जनता अपने आप जुड़ेगी, क्योंकि लोग, अच्छे लोग भी भरे पड़े हैं जो जुड़ना चाहते हैं लोगों से। जी, जी। कभी फैमिली का प्रेशर नहीं आया। मैम, फैमिली का प्रेशर क्या बताऊं, फैमिली का प्रेशर आता है कभी कभी। उनको लगता है कि यार कोई कुछ गलत नहीं कर दे, हाँ हाँ। लेकिन मैं समझा देता हूँ फैमिली को कि कोई ना, मेरे साथ लोग खड़े हैं और कुछ नहीं होगा, और जो छोटा मोटा होगा वो संभाल लूंगा। तो डर कन्विंस लग हो जाते मैम, डर लगता है फैमिली को। एक्चुअली क्या होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास इतना मतलब सपोर्ट नहीं है कि हम लोग कोई बड़ी चीज को झेल पाए। तो सर, फैमिली को डर लगता है, लेकिन मैं पूरा प्रिपेयर हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ तक मैं, मेरा कुछ बुरा हो सकता है। तो कितनी बार धमकियां मिल चुकी हैं सर अब तक। मैम, मेरे को अभी पहले तो कभी मिली नहीं, अच्छा। अभी मिली है मेरे को ये जरूर। जी प्रोटेस्ट। हाँ, कुछ कॉल्स भी आए थे अच्छा। और कुछ मैसेज भी आए थे, कुछ कमेंट्स भी आए थे। मैंने इग्नोर ही किया, क्योंकि ये लोग क्या, सभी सभी लोगों को, जो लोग इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, उनको ये लोग धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इस देश के काम करने वाले लोग हैं, इस देश के लिए मरने वाले लोग हैं। और इस देश के लिए, इस देश में अगर कुछ भी बुरा होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा। जी। सर, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे। अ, जैसे ये जनजी प्रोटेस्ट हुआ, अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ही माना जा रहा है ये। तो इसके अंदर जो कहा गया कि इन बच्चों को शिक्षा से ज्यादा संस्कारों की जरूरत है, क्योंकि हम्म। हमने कुछ स्लोगन्स देखे जो किसी हद तक भी सही नहीं थे। हाँ, मैं जो गालियां वगैरह वायरल हुई उनको मैं सही नहीं मानता, मेरी तरफ से। मैं इनको सही नहीं मानता। और लेकिन सब लोगों ने थोड़ी करी है, ये तो कुछ लोग थे जिन्होंने दिखा दिया कुछ लोगों को, वो वाली बात हुई है। अब जैसे आप 100 में से, अगर 1000 लोगों में से 2 लोगों ने गाली बक दी, तो सारे लोग थोड़ी वैसे हो गए। तो सर, इनकी रील्स भी तो सपोर्ट करने वाले हम ही लोग होते हैं। मैम इनकी रील्स जो मिलियंस में जाती है। मैम अगर आज आप खुद डाल दीजिए कुछ भी गलत बोल के, आप वायरल हो जाओगे, सब लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब सोशल मीडिया ऐसे चल ये- रहा है। सब लोग कुछ भी देखते ही है ना। फूल जलूल अगर करो तो आप कुछ, फेमस हो, है ना। हाँ, अगर देखो कुछ भी गलत अगर आपके मुंह से गलती से भी निकल गया ना, तो वो रातों रात वायरल हो जाएगी। कई लोग तो इसको साधन, वायरल होने का साधन भी बनाए। वो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपना लिया है वायरल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को तो मैं गलत मानता हूँ, ये हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, बिल्कुल। चाहे वो मोदी जी से नाराज हैं, चाहे जो भी है, लेकिन मोदी जी है तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, हम भी गालियों से सहमत नहीं हूँ। देखो, जी, जी, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। और बाकी प्रोटेस्ट में जो कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसी कुछ गालियां दी, जी, और ये मोदी जी के जो मंत्रिमंडल हैं, जी, जी। जो नेता हैं, इनको भी समझना चाहिए। और इनकी जो बीजेपी आईटी सेल है, उनको भी समझना चाहिए। वो उनके अगर आप कमेंट देखोगे, हम्म, चाहे मेरी रील्स हो, तो ऐसी ऐसी गालियां उन्होंने निकाली है। तो अच्छा। सब आप कहाँ पर नहीं देखोगे, छोटी छोटी लड़कियों की रील्स पे उन्होंने कितनी मतलब सही रील्स पे गालियां निकाली उन्होंने, बहुत खतरनाक वाली है। मंत्रिमंडल की तरफ से। जो बीजेपी आईटी सेल में बैठे हैं, ये लोग ही तो हैं। ये हाँ, लोग कौन है? ये लोग ही तो फेक न्यूज फैला रहे हैं। व्हाट्सएप पे कौन फैला रहा है? जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, ये लोग फैलाते हैं। और यही लोग है ना, गालियां बक रहे हैं। ये इनको भी है ना बंद होना चाहिए। मोदी जी को, अपनी टीम को भी बोलना चाहिए कि तुम लोग है ना, सबसे पहले एंटी नेशनल बोलना बंद करो लोगों बिल्कुल को, और लोगों को गालियां बकना बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ पले बड़े हैं, यही मर जाएंगे, तो हम एंटी नेशनल कहलाए जाएं तो ये बहुत दुख की बात है। सीधी सी बात है ना जी, मैम। जी। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं कैसे एंटी नेशनल हो सकता हूँ यार? मैं बिल्कुल। मतलब एक पार्टी के खिलाफ अगर हूँ, उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सारी पार्टियों के खिलाफ था। मैं कांग्रेस के खिलाफ भी था, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम जो देश में गलत हो रहा है उसके उसके खिलाफ। खिलाफ है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं एंटी नेशनल कैसे हो गया? ये तो आपको माइंडसेट को सुधारने की जरूरत है। और फैक्ट्स पे अगर कोई बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल। तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आज एक इंसान सरकार की बात से सहमत नहीं है
तो वो एंटी नेशनल नहीं हो गया, वो सहमत नहीं है, सहमत वो नहीं है, अपनी असहमति जो है वो जता रहा है। वो जता रहा है और तो जताने का उसको अधिकार है। बिल्कुल इसको एंटी नेशनल कहना तो वाकई बहुत ही गलत बात। मैं फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स पे बात करता हूँ, लोगों से कई बार बहस भी होती है, कमेंट्स वगैरह भी हो जाती है, तो लोग बाग फैक्ट्स को डिनाई करके सीधी गाली निकालते हैं। हाँ वो जो मैंने कोई फैक्ट दिया, फैक्ट चेक करने के बजाय सीधी गाली निकालते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैक्ट चेक ही नहीं करते, चेक करना ही नहीं है ना, उनको उनको अपनी अंधभक्ति, फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकालनी। उनको अंधभक्ति, जो अंधभक्त है ना, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अंधभक्त किसी एक पार्टी का नहीं होता, बिल्कुल। वो दोनों ही पार्टी का हो सकता है। तो उसको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको लेना देना ही नहीं है फैक्ट से, उसको बस अपनी पार्टी की बजानी है। सर क्या आपको भी ये लगता है कि देश जो है रोजगार की बात कम करता है, महंगाई की बात कम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है? हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है। मैं आप वोटों का ध्रुवीकरण करके अगर राजनीति में ये चीज आ गई ना मैम, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक। बहुत ज्यादा खतरनाक चीज। जी, जी। मतलब कि मतलब ये गृह युद्ध तक जा सकता है अगर आप इसी बेस पे जीतते रहे हो, एक धड़े को बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे। पर सर ये हिंदुत्व की जो लहर है ये पिछले कुछ सालों में ज्यादा चली है। नहीं, हिंदुत्व की लहर चलनी चाहिए, अ, लेकिन उस टाइप के हिंदुत्व की लहर नहीं कि हम दूसरों को गाली बकें या अ, दूसरों को कि बुरा, हम फेक देश न्यूज, को दो हिस्सों में बांट दें, फेक धर्म के नैरेटिव्स आधार पर। फैलाएं। देखो, बुरा कोई भी इंसान हो सकता है, जी। सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, गुजर भी हो सकता है, आतंकवाद मुस्लिम का भी हो कोई धर्म सकता नहीं होता है, है। बुरा कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। कोई जैसे अब किसी ने रेप कर दिया किसी जाट ने, तो क्या सारी जाट कम्युनिटी रेपिस्ट हो गई? बिल्कुल। किसी अगर ब्राह्मण ने कुछ कर दिया तो क्या सारी ब्राह्मण कम्युनिटी वैसी होगी? नहीं। लेकिन अभी ऐसा कुछ सेट करने का वही चल रहा है, जो फेक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, माइंड मेकअप किया जा रहा है। माइंड में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कुछ भी समझ लो आप। और मजे की मतलब बड़ी मजे की बात तो यह है, मतलब लोग फैक्ट चेक नहीं कर रहे। अगर मेरे पास, देखो भाई लोगों, अगर आपके पास कोई न्यूज, मेरी तरफ से एक सलाह है, जी सर। अगर आपके पास कोई भी न्यूज आती है किसी भी टाइप की जो हेट फैला रही है, तो पहला हमारा इस भारत के नागरिक होते हुए हमारा पहला धर्म यह बनता है कि हम उसकी न्यूज की फैक्ट चेक करें। जी, तथ्यों के आधार पर सत्यता की जांच करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं कांग्रेस को फॉलो करता हूँ और मेरे 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 को जो अच्छी लग रही है वैसी न्यूज आई है उसको मैं सच मान लूँ, या मैं बीजेपी को फॉलो करता हूँ और मेरी पार्टी के हिसाब से अच्छी जो न्यूज लग रही है उसको मैं सही मान लूँ, ये बहुत गलत है। सर लास्ट में आपने अभी एक सलाह तो दे ही दी। हम्म। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है सर आपका? संदेश यही है कि देखो, आप जो भी अपने जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंट होके काम करो। और जब कभी भी अपने देश को हमारे छोटे से भी योगदान की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट की, हम्म, ये हो सकता है सफाई से रिलेटेड हो सकता है, अ, जैसे सफाई से रिलेटेड कहीं हो भी सकता है, बेटियों की पढ़ाई पढ़ाई के से लेकर हो रिलेटेड हो सकता सकता है। है, नारी की सुरक्षा को लेकर हो सकता वहां है। पर हमें इस एक ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए ये एक पर्सनल ड्यूटी समझनी चाहिए देश के प्रति, और वहां पर भी हमारा छोटा सा योगदान देना चाहिए। बाकी अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे बिजनेस में, चाहे कंटेंट क्रिएशन में, चाहे किसी भी चीज़ में जो आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यही सूत्र है, बी पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहो। जी मोंटी जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी चाहेंगे हम आगे भी जुड़े, आगे भी किसी मुद्दे जो आए, जो सोशल मीडिया पे आए, जिन पे आप नैरेटिव बनाए, हम उन पे आगे भी बात करते रहें। जी जी बिल्कुल। अच्छा शुक्रिया। लगा हमें भी बात करके आपसे, आपने छात्रों की आवाज़, यूथ की आवाज़ को सब लोगों को सामने रखा। जी बिल्कुल थैंक यू कोशिश सो की। मच। तो ये थे हमारे साथ में मोंटी जाट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।